नमस्कार, मैं हूं भरत पटेल। आज के इस व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक विशेष साहित्यकार रहे हैं। समाज के उत्थान में उनके व्यक्तित्व का उत्थान बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध आधुनिक काल में दिखाई देते हैं। आधुनिक काल के पूर्व निबंधों का प्रारंभ और विकास हम पश्चिमी साहित्य में देखते हैं। पश्चिमी साहित्य की परंपरा से हमने निबंध साहित्य स्वरूप को अपनाया है। वैसे तो उपन्यास, कहानी, नाटक, इन साहित्य स्वरूपों की आमद जैसे विदेशी या पश्चिमी साहित्य से हुई है, वैसे ही निबंध भी ऐसे से हम तक पहुंचे हैं। मोंटेन, बेकन, इन निबंधकारों ने निबंध को एक विशेष और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति कहकर व्यक्ति के माध्यम से प्रारंभ करके समाज के विशेष संदर्भों को अभिव्यक्त करने की एक दृष्टि कहना चाहा है। तो हिंदी में 1857 के बाद निबंध देखे जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक नामक निबंध लिखकर नाटक की व्याख्या करने का जो प्रयत्न किया, अपनी आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय भी उस निबंध में दिया। ऐसा कहते हैं कि हिंदी के आधुनिक काल के प्रारंभिक निबंध विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान दो प्रकार के निबंध दिखाई देते हैं। प्रारंभ में विषय प्रधान निबंधों की जो परंपरा चली, धीरे धीरे करके उसमें कई प्रकार के विषय आते गए और विषय से व्यक्ति की ओर बढ़ने का एक जो प्रयत्न किया गया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे निबंधकार के रूप में उभर कर हमारे सामने आए कि जिन्होंने ललित निबंधों को जन्माया है, जिन्होंने व्यक्ति व्यंजक निबंधों को जन्माया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को ही नहीं, उनके अन्य साहित्य रूपों को जब देखते हैं तो हमें उनकी विशेष और विकसित दृष्टि का हमें परिचय होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन आप देख रहे हैं, 1907 ईस्वी सन में उनका जन्म हुआ। स्थान था आरत दुबे का छपरा, जिनको ओजवलिया नामक गांव कहते हैं। एक ऐसे छोटे से गांव से विकसे हमारे द्विवेदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि समाज की एक विशेष विचारधारा को सामान्य वर्ग से लेकर आगे बढ़ते गए। सामान्य वर्ग में उन्होंने सामान्य जीवन को जो जिया है और जिन परिस्थितियों को झेला है, उसका उन्होंने उनकी दृष्टि का परिचय हमें मिलता है। साहित्यकार के रूप में उनका जो प्रदान है उपन्यास, आलोचना और निबंधों में, ये विशेष साहित्य स्वरूप रहे हैं। इस पर उनके जीवन का असर अवश्य रहा है। कहते हैं कि 1930 से लेकर 50 तक शांति निकेतन में उनका रहना हुआ। 50 से लेकर 67 तक हम देखते हैं कि उनका काशी विश्वविद्यालय में, हिंदू काशी विश्वविद्यालय में रहना हुआ। 67 के बाद कुछ समय के लिए वो चंडीगढ़ तक पहुंचे, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और फिर वापस उनका आना हुआ है हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही। तो ऐसे इन साहित्यकार के विकास में कई यूनिवर्सिटियों का योगदान रहा है। यानी सहज उनका घूमना नहीं हुआ है। घूमते घूमते उन्होंने जो साहित्य को जन्माया, उन साहित्य में पाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर जैसी कृतियां हमारे सामने आई हैं। इनमें उपन्यास, आलोचना और निबंधों का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने जो उपन्यास लिखे, उन उपन्यासों में बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेखा और अनामदास का पोथा विशेष महत्वपूर्ण है। आलोचना में हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर आदि कृतियां हैं। विशेष रूप से कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका को हम देख सकते हैं। निबंधों के क्षेत्र में उन्होंने विशेष अपना परिचय दिया है। खास करके कहते हैं कि उनको 3 पुरस्कार प्रमुख मिले, पद्म भूषण, टैगोर पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। 3 पुरस्कारों से पुरस्कृत वो हुए।
ये उनका साहित्यकार का सम्मान रहा है। उन्होंने जो विशेष रूप से अपना जो साहित्यिक परिचय दिया है वो निबंधों के क्षेत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार रहे हैं, व्यक्ति व्यंजक निबंधकार रहे हैं। उनके निबंधों में हमें 3 रूप मिलते हैं: विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और आत्मपरक निबंध। विचारात्मक निबंध उनके निबंधों का प्रमुख कारण है। उन्होंने वैचारिक पृष्ठभूमि में, वैचारिक धरातल पर वैचारिक विहार करते हुए व्यक्ति को ऐसा खोला है कि समाज का संपूर्ण हृदय हमारे सामने आ जाता है। कहीं कहीं वो भावात्मकता में बहते हुए नजर आते हैं और कुछ निबंध भावात्मक दिखाई देते हैं। कुछ निबंध ऐसे भी है जिसमें मैं प्रधान है और जैसे अपनी व्यक्तिगत, अपने अंगत जीवन की या अपने परिवार जीवन की या अपने गांव की बात करने के लिए जब खुले होते हैं तब उनके निबंधों में हमें आत्मपरक दृष्टि का परिचय मिलता है। खास करके हमें बात करनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की। उनके निबंध संग्रहों में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार संग्रह, कल्पलता, कूटज, आलोक का समावेश होता है। इनके अलावा भी उन्होंने आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं। वैसे तो उनके निबंधों की कुल संख्या गिनने जब जाते हैं तो 200 या 200 से भी ज्यादा होती है। खास करके अशोक के फूल में 21 निबंध हैं, विचार और वितर्क में 28 निबंध हैं, विचार संग्रह में 21 निबंध हैं, कल्पलता में 20 निबंध हैं, कूटज में 11 और आलोक में 14 और इसके अलावा अन्य निबंध, ऐसा करके 200 से ज्यादा निबंध उनके हम देखते हैं। तो ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है निबंधकार के रूप में। उनके निबंधों में जो हमें विशेषताएं मिलती हैं, उन विशेषताओं को देखना है तो हम पहले तो उनके व्यक्ति को देखते हैं। उनका व्यक्ति एक विशेष संदर्भ में हमारे सामने जो आता है, कहते हैं मोंटेन के इन विधान से हम उनकी विशेषताओं का प्रारंभ करते हैं तो मैं अपने को ही अपने निबंधों में चित्रित करता हूं, ऐसा निबंधकार मोंटेन ने कहना चाहा है। अपने आप को अपने निबंधों में प्रस्तुत करना, ये उनके एक निबंधों की व्याख्या करने का एक प्रयत्न है। उन्होंने एक बात और भी कही, आत्मा को दूसरों तक पहुंचाने का एक प्रयास निबंध है। निबंध आत्मा को दूसरों तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयत्न है। वैसे ही बात हम कहते हैं कि हमारे एक निबंधकार जॉनसन रहे हैं। उन्होंने निबंध को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हुए कहा कि निबंध मानसिक जगत की विशृंखल विचार तरंग है, एक असंगत, एक असंगठित, अपरिपक्व और अनियमित विचारखंड। यानी मानस में एक तरंग का पैदा होना, वह तरंग विशृंखल है और बिखरा हुआ है, असंगत है और ऐसे असंगत, अपरिपक्व और अनियमित विचार तरंग को निबंधों में संगत और सजा हुआ, गुथा हुआ एक विचार तरंग बनाकर समाज में विहार करते हुए उस विचार तरंग को दूसरों तक पहुंचाने का ये जो प्रयत्न है उसे निबंध कहना चाहा मोंटेन ने। शुक्ल जी ने कह दिया कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, और कहा भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। पूर्ण शक्ति, भाषा की पूर्ण शक्ति, लेखक की भाषा की क्षमता, भाषा शक्ति की क्षमता हमें दिखाई देती है निबंधों में। ये उनके विचारों में लेखन एक बड़ी बात है। गद्यकार गद्य लिखना कवियों के लिए कसौटी है और निबंध जो है वो गद्यकारों की भी कसौटी है। ऐसा कहकर उन्होंने ये बताना चाहा कि निबंध गद्य लिखने वालों के लिए भी परीक्षा करता है, क्योंकि मैं को अभिव्यक्त करना है। मैं को अभिव्यक्त करना है, मैं या स्व में पूरे समाज को संगठित करके अभिव्यक्त करना है। ये निबंधों की सार्थकता है। इसीलिए ऐसे निबंधों को, खास करके लालित्य सभर निबंधों को या मैं को अभिव्यक्त करने वाले निबंधों को, निजीपन को अभिव्यक्त करने वाले निबंधों को व्यक्ति व्यंजक या ललित निबंध कहना चाहा है।
हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्ति व्यंजक निबंधकार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार है और उन्होंने हिंदी साहित्य को एक ऐसे स्वरूप तक, खास करके निबंधों के क्षेत्र में, ललित निबंधों के क्षेत्र में ऐसे स्वरूप का परिचय दिया है कि जिसे कहते हैं कि हिंदी साहित्य में ललित निबंध एक ऐसी स्थिति तक पहुंच गए कि जिनको सार्थक साहित्य स्वरूप कह सकते हैं। ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि हिंदी निबंधों में, ललित निबंधों में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान सिरमौर है। पहली पंक्ति में, पहले नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी का स्थान है। उनके ये जो निबंध रहे हैं, कूटज कह लो, कल्पलता कह लो, या अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार चर्चा, इनमें उन्होंने इतने निबंधों में इतना वैविध्य हमें दिखाया है कि कहीं पर साहित्य विषयक विचार नजर आता है, कहीं व्यक्ति को अभिव्यक्त करते हुए एक ऐसे विचार को गुम्फित रूप में हमारे सामने ले आते हैं कि सतत हम सोचते हैं कि अब ऐसा कुछ नया आएगा जिससे भारतीय संस्कृति का हमें परिचय मिलता है। ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को समझना है तो भारतीय संस्कृति को समझना परम आवश्यक है। भारतीय संस्कृति को बिना समझे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को कतई नहीं समझ सकते। या फिर मान लो कि भारतीय संस्कृति को समझने की हमारे पास तमीज है, भारतीय संस्कृति को समझने की हमारे पास इच्छा है, तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को देख सकते हैं। उनके व्यक्ति व्यंजकता या उनके व्यक्तित्व का परिचय हमें जो निबंधों में मिलता है, कहते हैं उनका सर्वजयीय व्यक्तित्व, संस्कृति प्रेमी, उदार, सहज, उन्मुक्त व्यक्तित्व निबंधों का प्राण तत्व बनकर हम तक पहुंचा है। वैसे तो कह सकते हैं कि उनका यही व्यक्तित्व मस्त मौला व्यक्तित्व है। कबीर को उन्होंने मस्त मौला कहा है, वो उनके हृदय की भावना है, उनके अपने विचार है, और ऐसा मस्त मौलापन उनके निबंधों में हमें मिलता है। उन्होंने जो निबंध लिखे हैं उनमें अशोक के फूल, शिरीष के फूल, कुटज, देवदारू ऐसे शीर्षकों से फूलों का जो परिचय देने का जो प्रयत्न किया है, वो फूल जैसे भारतीय व्यक्तित्व का प्रतीक बनकर हमारे सामने आते हैं। देवदारू की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें न आदत है न परवाह है। व्यक्तित्व को यहाँ कौन पूछता है? यानी समाज में व्यक्ति का क्या मूल्य है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का क्या मूल्य है, व्यक्ति के आदर्शों का क्या मूल्य है, एक ऊंचाई से भरे हुए चरित्र का क्या मूल्य है, वो इन निबंधों के द्वारा वो हमें बता देते हैं। दूसरी बात एक महत्वपूर्ण यह है कि वो साहित्यकार है और साहित्य रसिक जीव है, साहित्य भाव के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे साहित्यकार ने बहुत सारे निबंध साहित्य की तमीज सिखाने के लिए जैसे लिखे या सीखने के लिए लिखे हैं। समाज को साहित्य की क्या आवश्यकता है, समाज में साहित्य का क्या मूल्य है, साहित्य का क्या प्रयोजन है, समाज के लिए साहित्य कैसे उपयोगी है, बिना साहित्य मनुष्य कैसे पशु समान हो जाता है, मनुष्य को मनुष्य बनाना है, मनुष्य को देवत्व से जोड़ना है, मनुष्य को राक्षसत्व से अलग करके उनका विकास करना है, तो साहित्य को पढ़ना पढ़ाना बड़ा आवश्यक है। ये बात उन्होंने अपने निबंधों के जरिए हम तक पहुंचाई है। इसलिए उन्होंने कहा है मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है। मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, मनुष्य ने जो श्रेष्ठ सर्जन किया है वो साहित्य है। एक बात और भी उन्होंने कही, सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य है। साहित्य क्या करता है? मानव समाज को सुंदर बनाता है, और यही साधना साहित्य है। यानी मनुष्य सुंदरता की ओर लोगों को प्रेरित करे, समाज को सुंदर बनाए, एक एक फूल को चुनता हुआ समाज के उत्थान के लिए, समाज में सुगंध फैलाने के लिए सतत प्रयत्न करता रहे। और यही पुष्प एक साहित्यिक कृति है, एक साहित्य का रूप है। तो उन्होंने जो साहित्य को आधार बनाकर या साहित्य की समझ देने के लिए या साहित्य को समाज के लिए उपयोगी सिद्ध करने के लिए जो निबंध लिखे हैं, उन निबंधों में मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य की साधना, साहित्य का प्रयोजन, साहित्यकारों का दायित्व, संस्कृत का साहित्य आदि उन्होंने निबंध लिखे। संस्कृत का साहित्य में उन्होंने संस्कृत में लिखी गई कृतियां
और संस्कृत के साहित्यकारों में कालिदास आदि को एक विशेष महत्व देते हुए हमारे सामने उस साहित्य के मूल्य को अभिव्यक्त किया है। बताना चाहा है कि भारतीय संस्कृत साहित्य पूरे विश्व के लिए एक नए समाज के उत्थान के लिए, पूरे विश्व को एक आदर्श सिद्ध करने के लिए, आदर्श मनुष्य देने के लिए बड़ा उपयोगी है। इसलिए उनका कहना है कि भारतीय संस्कृत साहित्य में जो गहनता मिलती है, जो गहन चिंतन मिलता है, जो दर्शन मिलता है, वो बड़ा अच्छा है। कालिदास की कृतियों में जो प्रकृति दर्शन मिलता है, उनको भी उन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। इस निबंध के अंतर्गत उन्होंने कहना चाहा है कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुपेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यहाँ पर मुझे याद आ रहे हैं प्लेटो। प्लेटो एक कवि थे। कवि होते हुए अपने कविपन को नकार दिया और फिर उन्होंने उस दर्शन को अपनाया। इसके पीछे उनकी राजनीतिक चेतना भी कारणभूत थी और सुकरात के साथ, सोक्रेटिस के साथ जो बात हुई उसके पीछे कारणभूत थी। अतः उन्होंने एक बार ऐसा कहना चाहा था, यदि कवि अपनी कविता के माध्यम से समाज का उत्थान नहीं कर सकता है तो वो कविता त्याज्य है। वो कविता ही नहीं, कवि को भी देश निकाल दे देना चाहिए। ये जो आक्रोश था वो सफल साहित्य का न रहना उसके पीछे था, क्योंकि जिस देश में, जिस राष्ट्र में साहित्य ऐसे संवेदन को जगाने में, जो साहित्य समाज के उत्थान में उपयोगी रहता है, ऐसा साहित्य जिस राष्ट्र में लिखा जाता है, वो समाज भी बड़ा संवेदनशील होता है। ये उनकी सूक्ष्म दृष्टि थी और इसीलिए उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कवि ही नहीं, कविता भी त्याज्य है और कविता हमारी हल्की वृत्तियों को बहकाती है। ऐसी बातें उन्होंने कहकर उस समाज के हल्के साहित्य को नकारने की बात कहनी चाहिए थी। तो ये जो बात उन्होंने हजारी प्रसाद जी ने जो कही है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, तो इसमें उनका कहना है उसे साहित्य कहने में, ऐसे संवेदनहीन साहित्य को साहित्य कहने में उन्हें संकोच होता है। एक बात और है, उन्होंने अपने निबंधों के जरिए मानवतावादी दृष्टिकोण को बनाने का प्रयत्न किया है। मनुष्य को मनुष्य के साथ कैसे पेश आना चाहिए, ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों के जरिए बताते हैं। कबीर, व्यास, कालिदास, रविंद्रनाथ टैगोर, वाल्मीकि आदि ऐसे चरित्रों और इन चरित्रकारों या ये साहित्यकारों की कृतियों को उन्होंने ऐसे रखा है कि समाज के उत्थान में वो कैसे उपयोगी है, मानव को अभिव्यक्त करने में वो कैसे उपयोगी है, वो सिद्ध हो जाता है। कहते हैं कि मनुष्य का यदि हमें परिचय प्राप्त करना है, मनुष्य को यदि हमें जानना है, तो हमें उनके साहित्य को जानना पड़ेगा। साहित्य को जानते हैं या उनके दोस्तों को जानते हैं, उनके परिवार को जानते हैं, उनके समाज को जानते हैं, तो मनुष्य को जानना बड़ा आसान बन जाता है। मानवता एक विशेष संदर्भ में यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। जीवन की अंतिम परिणति मनुष्य कहकर मनुष्य को अलग अलग व्यक्तित्वों में, उसके दर्शन में, उसके प्रेम परक दृष्टिकोण में आदि रूपों में देखने का प्रयत्न हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। उनके निबंधों में विचार प्रवाह, मेरी जन्मभूमि, नाखून क्यों बढ़ते हैं आदि में ये हम देख सकते हैं। मेरी जन्मभूमि में उन्होंने कहा है, क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति है। क्या साहित्य, क्या राजनीति, इन सबका लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण मनुष्य की उन्नति। मनुष्य सर्वगुण संपन्न मनुष्य उन्नति करे या सर्वगुण संपन्न होता हुआ विकास करे, यही साहित्य का मूल लक्ष्य है। ये उन्होंने मेरी जन्मभूमि में बताने चाहे। मेरी जन्मभूमि नामक निबंध जो है, उन्होंने अपने गांव के पूरे इतिहास को खोलने का प्रयत्न किया है। सूक्ष्म रूप से ऐसा कहना चाहा है कि मेरा गांव ऐतिहासिक गांव है और बड़े कई वर्षों से बहुत सारा इतिहास छिपा हुए पड़ा है, आज खुला नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें इतिहास नहीं है, ऐतिहासिक गांव है। वैसे तो पूरे विश्व में
पूरा विश्व इतिहास छिपाए हुए है। अनजाना हमारा वो जो पड़ा हुआ इतिहास जब उन पन्नों को खोलते हैं तो हम एक ऐसे व्यक्तित्व को पाते हैं, एक ऐसे समाज को पाते हैं कि जो गया गुजरा समाज नहीं है और जिसके जरिए हम नए समाज का विकास कर सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं नामक जो निबंध है, उस निबंध में उन्होंने मनुष्य की पशुता को अभिव्यक्त करना चाहा है। अपनी बच्ची के द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक कवि, एक विचारक, एक साहित्यकार सहज रूप से ऐसा नहीं कह सकता है कि ये तो बढ़ते हैं। यदि ऐसा कहता तो ये समाज का विकास ही नहीं हो पाता। एक वृक्ष से किसी फल का गिरना आम बात है, बहुत सारे लोग उसको देखते गए, लेकिन एक विद्वान वैज्ञानिक ने उसको जब देखा तो उसके मन में विचार आया कि भी नीचे ही क्यों आया, ऊपर ही क्यों नहीं गया। ये विचार बहुत बड़ी बात है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध में निबंधकार हजारी प्रसाद को यह प्रश्न जब पूछा जाता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन नाखूनों के पूरे इतिहास को खोल देते हैं। आर्यों से भी आगे मनुष्य जब जंगली था, जंगल में रहता था और जंगल में रहते हुए उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तब नाखूनों से फल काटने के लिए उसका उपयोग करता था और उन्हीं नाखूनों के जरिए, बड़े बड़े नाखूनों से युद्ध भी करता था, अपनी रक्षा कर लेता था। ये सारे कारण थे। जो जो वो विकसित होता गया, अस्त्र शस्त्र उसने बनाए, तलवारें बनाई और ऐसा करते करते बम तक पहुंच गया। और अब कहते हैं कि उन नाखूनों की आवश्यकता उसे नहीं है, फिर भी वो नाखून बढ़ते रहते हैं। हमें बार बार जैसे याद दिलाते हैं कि ये नाखूनों का बढ़ना तुम्हारे उस जंगलीपन का बढ़ना है। तुम्हारे अंदर अभी भी वो असभ्य मनुष्य बैठा हुआ है, अभी भी वो जंगली मनुष्य बैठा है जो बार बार निकलते हुए तुम्हें बताने का प्रयत्न करता है कि तुम चाहे कितने ही सभ्य बनने का प्रयत्न क्यों न करो, लेकिन तुम्हारा वो जो असभ्यपन है अभी भी दूर नहीं हो पाया है। जब कभी मौका मिलते ही उभर आते हैं नाखून, निकल आते हैं नाखून। हम नाखूनों को काटते हैं, यानी हमारी सभ्यता का विकास करते हैं, हमारी पशुता को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ये पूरी बात उन्होंने एक मनुष्य को एक विशेष ढंग में प्रस्तुत करने के प्रयत्न के लिए कही है। तो नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी कहा, नाखून का काटना संयम का प्रतीक कहा उन्होंने। नाखूनों का बढ़ना ये पशुता का बढ़ना है, पशुता की निशानी है, और नाखूनों को काटना संयम का प्रतीक है, सभ्यता की निशानी है। अस्त्रों शस्त्रों को बढ़ने की प्रवृत्ति पशुता की निशानी है, पर उसकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता है। यानी हमें इसकी बाढ़ को, ये जो पशुता की बाढ़, उसको रोकना हमें जरूरी है। ये द्विवेदी जी का दृष्टिकोण सदा जीवंत है। कहते हर युग के लिए वो प्रतिश्रुत है। आज जिस प्रकार अस्त्र शस्त्र बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य जब चाहे हैवान होकर बरसता जा रहा है, ऐसे समय में उनका ये संस्कृति परक दृष्टिकोण, उनका ये मानवता परक दृष्टिकोण बड़ा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। एक बात और उन्होंने कही, जो है उनका सांस्कृतिक चिंतन। मैं तो ऐसा कहूंगा कि भारतीय संस्कृति को उन्होंने जिस नजर से देखा है, उस नजर को सलाम है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को सही रूप में परखना बड़ा महत्वपूर्ण है। बड़ी प्राचीन संस्कृति, वेदों से, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों से लेकर हम आज तक जो भारतीय संस्कृति का विकास होता हम पाते हैं और उन भारतीय संस्कृति के चित्र हम पाते हैं, उसको सही ढंग से देखना, सही ढंग से परखना बड़ा जरूरी है। कहते हैं कि ये ऐसी दृष्टि बहुत कम लोगों में होती है। संप्रदायों में हम नहीं देखते कि एक संप्रदाय कई संप्रदाय में विभक्त हो जाता है, और मूल जो संप्रदाय का प्रवर्तक है, मूल जो विचारक है, उस विचारक के विचार वो अंतिम मनुष्य तक नहीं पहुंच पाते, और वहां पहुंचते पहुंचते कई सारे विचारों का उस पर हमला होता है, कई सारे विचारों का उस पर आक्रमण होता है, क्योंकि उन विचार को उठाकर आगे बढ़ने वाले नए नए लोग होते हैं, और नए नए लोग अपने अपने विचारों को जोड़ते हुए वहां तक पहुंचते। इसलिए तो कबीर के विचार उनके विचारों तक पहुंचकर कैसे निर्मूल होते हुए हम देखते हैं। जो कबीर जाति भेद का विरोध करता था, जो कबीर संप्रदाय भेद का विरोध करता था, जो कबीर ये धर्म भेद का विरोध करता था, जो कबीर मनुष्य मात्र को एक मानता था,
और ऐसे कबीर के शिष्यों के द्वारा जब उनकी मृत्यु पर कहना कि इनको दफनाया जाए या इनको जलाया जाए, ये बात समझ में आती नहीं है कि जीवन पर जो मनुष्य जो कहता आया है, जीवन भर जो मनुष्य जो उपदेश देता आया है, उनके ही शिष्यों के द्वारा हम उनके उपदेश को टूटता हुआ देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है। आश्चर्य के साथ दुख भी होता है। भगवान बुद्ध को लेकर भी ये हम देख सकते हैं। जो मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हो, उनकी ही मूर्ति बनाकर लोगों ने पूजा की। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं और बहुत सारे दृष्टिकोण हैं जो प्रारंभ हुए एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे विचार के साथ, लेकिन वो विचार उसी रूप में दुनिया तक नहीं पहुंचा है। तो मेरा कहना यह है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे संस्कृति के पक्षधर हैं कि जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संस्कारों को, भारतीय संस्कृति के विचारों को उन्होंने उसी रूप में यानी विशेष अच्छे ढंग से, यानी अपनी दृष्टि को एक नए विवेक के साथ उन्होंने समाज तक पहुंचाने का या समाज तक पहुंचाने के वो माध्यम बने। इसलिए उनके निबंधों में हमें वो सभ्य समाज भी दिखाई देता है, उनके निबंधों में वो हमें असभ्य समाज भी दिखाई देता है, हमें उनके निबंधों में वो राक्षसत्व भी दिखाई देता है, उनके निबंधों में संस्कारिता भी दिखाई देती है, असंस्कारिता भी नजर आती है। और उन असंस्कारी मनुष्य को दिखाकर उन्होंने संस्कारी मनुष्य को का धर्म हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है। तो अशोक के फूल, मेरी जन्मभूमि, हिमालय, ठाकुर जी की बटोर, सभ्यता और संस्कृति, भारतीय संस्कृति की देन, संस्कृति और साहित्य जैसे निबंधों को लिखकर उन्होंने सांस्कृतिक चिंतन को हमारे सामने रखा है। वैसे तो उनके निबंध विचार प्रधान निबंध है, चिंतन प्रधान निबंध है। वैसे चिंतन प्रधान निबंध और विचार प्रधान निबंधों को एक अलगाने का प्रयत्न भी हुआ है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी चिंतन प्रधान निबंधों के जनक माने जाते हैं। वैसे जो परंपरा विषय प्रधान निबंधों की परंपरा चली आ रही थी, उन विषय प्रधान निबंधों की परंपरा में उन्होंने चिंतामणि नामक जो निबंध संग्रह दिया है, उसमें मनोविकारों को चिंतनात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। वैसे तो कुछ विद्वानों ने ऐसा कहना चाहा है कि उनके उन चिंतन परक निबंधों में लालित्य होने के कारण उनको हम निबंधों के अंतर्गत रखते हैं। निबंधों के अंतर्गत रखने के पीछे का मूल कारण लालित्य। वैसे ललित निबंधों का जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी से बताने का प्रयत्न होता है, लेकिन उसका प्रारूप तैयार हो गया था हमारे रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों से। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से एक बात को पकड़ा, एक विचार को पकड़ा, और उस विचार को कैसे हमें खोलना है। और उन विचार में, एक विचार में बहुत सारे विचार, बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे प्रसंग इकट्ठे होते हुए भी आगे बढ़ते हैं कुंभित रूप में, और फिर भी हर सबको धीरे धीरे हर एक विचार को खोलते जाते हैं। अंतर में पड़ा हुआ एक विचार सतत बना रहता है। तो ऐसे चिंतन परक या विचार प्रधान निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो सांस्कृतिक चिंतन है, उनके अशोक के फूल में हम देख सकते हैं, उनके ये सभ्यता और संस्कृति, उन सारे निबंधों में हम देख सकते हैं देश, जाति, धर्म से ऊपर उन्होंने कहा संस्कृति है। देश, धर्म, जाति से ऊपर संस्कृति है, ऊपर संस्कार है। मनुष्य की सामान्य मानव संस्कृति को उन्होंने रखना चाहा है, और वही संस्कृति को उन्होंने व्यापक संस्कृति कहना चाहा है। मनुष्य के सर्वोत्तम को प्रकाशित करे वह संस्कृति है। और उनके इन सारे निबंधों में हमें ये सर्वोत्तम को प्रकाशित, मनुष्य का उत्तम औदात्य, उदात्त को प्रकाशित करे, उसको संस्कृति उन्होंने कहना चाहा है। और उस संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने ठाकुर जी की बटोर में जाति भेद की समस्या को सामने रखते हुए और एक सामान्य वर्ग की समस्या को उन्होंने वैश्विक समस्या बनाकर हमारे सामने रखा है। आपको बताऊं, जाति पाति की संकीर्णताओं को भारतीय संस्कृति वो नहीं मानते। यानी कहने का मतलब यह है, ऐसा लगता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की तरफदारी करते हैं। उसके पीछे उनका मूल कारण यह है कि उनमें वैचारिक साम्य है, कबीर के विचारों के साथ वो है। एक सांस्कृतिक पक्षधर, वो संस्कृति के पक्षधर है, लेकिन वो एक सच्चे समाज सुधारक भी है। ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि वो कबीर की परंपरा के, क्योंकि उनके निबंधों में उनका मस्त मौला, वो फक्कड़ व्यक्तित्व में दिखाई देता है।
ये व्यक्तित्व हम कबीर का भी देखते हैं। इसलिए जिन जीवन और समाज के कटुता का उन्हें सहना पड़ा है, जिन कटुता को झेलना पड़ा है, और वो कटुता हमारे समाज के अन्य लोगों को झेलनी न पड़े, इसलिए खुलकर प्रहार करते हैं। शब्दों को ऐसे खोल देते हैं, एक शब्द को कई सारे शब्दों के साथ खोलते खोलते अपनी बात बड़ी आसानी से कह देते हैं, यानी पूरा प्रभाव उनकी भाषा पर उनका है। तो अशोक के फूल में उन्होंने जो पंडित लोगों को आड़े हाथों लिया है, जिन पंडितों कहलाने वाले सिर्फ पोथियों को पढ़कर हुए पंडित, उन पर जो प्रहार कबीर ने किया है वैसा प्रहार इन्होंने भी करना चाहा है। इसलिए उन्होंने कहा पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है, जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। यानी ये अहंकार, ये जो ज्ञान का हम उनको त्यागने की बात करते हैं। पंडिताई बोझ रूप है, मनुष्य के सर पर चढ़ जाती है तो मनुष्य को बिठा देती है, लेकिन हृदय में बैठकर जब खुलती, प्रेम को बांटती है, ज्ञान को बांटती है, और ज्ञान को बांटकर उस ज्ञान में बढ़ोतरी करती है, तो कहते हैं सहज बन जाती है और मनुष्य के जीवन का वो अंग बन जाती है। भारतीय संस्कृति के चित्रण में नाखून क्यों बढ़ते हैं, मैं उन्होंने आर्य और आर्येतर संस्कृति को भी देखना चाहे और उदाहरण के तौर पर बताना भी अन्य निबंधों में चाहा है कि किस प्रकार आर्यों का आगमन और जो आर्येतर लोग थे उनमें धीरे धीरे करके कैसा मिलन हुआ, एक रस हो गया, और आज हम उनको अलग नहीं कर सकते। आज हम नहीं कह सकते हैं कि कौन आर्य है और कौन अनार्य है। यानी ये भारतीय संस्कृति है। सारी जातियों को, सारे धर्मों को एक करते हुए हम मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए आगे बढ़ते हैं, ये द्विवेदी जी का कहना है। उन्होंने एक विशेषता और बताई अपने निबंधों की, और खास करके दर्शन और चिंतन की गूढ़ बातों को हमारे द्विवेदी जी ले आते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर जी की बटोर, उसमें खास करके ठाकुर जी की बटोर में मामूली सी समस्या, मामूली सी जाति भेद को, एक सामान्य वर्ग के जाति भेद को उन्होंने वैश्विक जाति भेद में हमें तब्दील करते हुए हमें बताना चाहा है। समाज में और भारतीय समाज में जाति भेद, विदेशों में कहते हैं रंग भेद की समस्याएं इतनी बढ़ी चढ़ी है कि उससे उबरना बड़ा जरूरी है, और ये बात उन्होंने ठाकुर जी की बटोर में बतानी चाहिए है। मेरी जन्मभूमि नामक उनका जो निबंध है उसमें उन्होंने अपने गांव के, अपनी जन्मभूमि को, अपनी जन्मभूमि के इतिहास को, अपनी जन्मभूमि को सिर्फ उस गांव के लिए महत्वपूर्ण नहीं देखा, समाज के लिए और देश के लिए और विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिकता को संजोए हुए गांव के रूप में रखना चाहे। और ये उनका अपना गांव सीमितता से उनका संबंध नहीं है, ये उनका अपना गांव पूरा राष्ट्र है, उनका अपना गांव पूरा विश्व है, जो हजारों वर्षों से ये विश्व हमारे सामने है, और बहुत सारे प्रसंगों को, बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारे चिंतनों को छिपाए हुए है। बहुत सारा साहित्य तो नष्ट भी हो गया, आक्रमणों, विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण से बहुत सारी लाइब्रेरियां, बहुत सारी पुस्तकें नष्ट हो गई, और उन नष्ट हुए पुस्तकों में हमारा बहुत सारा ज्ञान भी नष्ट हुआ है। वो हमारे पूर्वजों का चिंतन भी नष्ट हुआ है, और बहुत सारा चिंतन हम संजो कर बैठे हुए हैं, और वो जो संजो कर बैठे हुए हैं वो चिंतन आज भी हमें राह दिखा रहा है। तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठाकुर जी की बटोर, मेरी जन्मभूमि, जातियों में उन्होंने कांदू, कलवार, तुरहा, जुलाहा जैसी जातियों को भी उन्होंने बताकर, अलग अलग जातियों को बताकर उनके इतिहास को भी इस निबंध के अंतर्गत बताना चाहा है। उन्होंने आत्मपरक निबंध भी लिखे हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करने वाले। ऐसा लगता है कि वो निजी प्रसंगों को हमारे सामने रख रहे हो, अपने व्यक्तिगत प्रसंगों को हमारे सामने रख रहे हो। ऐसा लगता है कि वो आत्मिक होकर अपनी बात करते जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। वैसे तो उनके व्यक्तित्व की प्रस्तुति ही उनके निबंध है, ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो उन्होंने शांति निकेतन में रहकर जो शांति का अनुभव किया, शांति निकेतन के पहले
उन्होंने जिन मुश्किलों को झेला, खास करके आर्थिक मुश्किलें और अपने ही लोगों के द्वारा उनको शूद्र कहा जाना, इसलिए वो कभी स्वीकार करते हैं कि मैं ब्राह्मणों में शूद्र हूं। ये उनका वो सच्चा मनुष्य हमारे सामने आता है। इसलिए उन्होंने 4 भेद बताने चाहे एक निबंध में ब्राह्मणों के। ब्राह्मण कहा है, और फिर उनको कहा है कि जो चिंतन करता है, जो पढ़ता है और पढ़ाता है, उनको श्रेष्ठ ब्राह्मण कहना चाहा है, और जो सामान्य है, सेवक के रूप में अपना काम करता है, उनको शूद्र ब्राह्मण कहना चाहे, और अपने आप को वो शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। सही रूप में वो चारों ब्राह्मणों के सही लक्षण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में दिखाई देते हैं। और ये अपने आप को खुला छोड़ने का प्रयत्न, ये शायद हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक श्रेष्ठ लक्षण है। मनुष्य अपने आप को दबाकर चलता है, अपने आप को रोक कर चलता है, अपनी बुराइयों को वो ढंक कर चलता है, लेकिन हजारी प्रसाद जी ने अपने निबंधों में अपने आप को खुला छोड़ा है, और इसीलिए उनके निबंधों में वो आत्मपरक दृष्टि हमें मिलती है। उनके निबंध आत्मपरक है, अपने आत्म तत्व को, अपने मैं तत्व को प्रस्तुत करते हैं। एक निबंध है आम फिर बौरा गए। इस निबंध में वो कहते हैं कि बचपन में कई बार आम की मंजरी हथेली पर रगड़ी है, अब नहीं रगड़ता, पर बसंत पंचमी से पहले जब कभी आम्र मंजरी दिख जाती है तो बिच्छू की याद अवश्य आती है। सोचता हूं आम और बिच्छू में क्या संबंध है। देखो, ये बचपन का वो अनुभव, आम्र मंजरी को हाथ में रगड़ना, और ये प्रकृति के साथ उनका जो सानिध्य है, प्रकृति के साथ उनका जो बचपन से ही संबंध है, लगाव है, सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने जो प्रकृति को परखा है, देखा है, उसको कैसे आत्मपरक ढंग से अभिव्यक्त वो कर देते हैं। एक बात और, बसंत आ गया है। बसंत का आना क्या है? प्रकृति में बसंत आता है, फूलों से ये प्रकृति लद जाती है, चारों ओर खुशियों की फुहारें बरसाती हुई प्रकृति दिखाई देती है, लेकिन मनुष्य के पास अब उसे देखने का समय कहाँ है? मनुष्य उस प्रकृति को जानता है। रामदरस मिश्र जी ने एक जगह पर ऐसा कहना चाहे कि बुढ़िया खिड़की से देख रही है और एक बच्चे को पूछती है कि बेटे बसंत कब आएगा? तो बेटा कहता है, माँ जी बसंत तो कब का आया और कब का चला गया। तो कहते मुझे क्यों पता नहीं चला। आज मनुष्य ऐसी स्थिति में है कि उसको पता ही नहीं चलता कि प्रकृति कैसे नए वस्त्र पहनकर तैयार हुई है, कैसे अपने सातों श्रृंगार करते खड़ी हुई है, क्योंकि इन दौड़ धूप वाली जिंदगी में हमें अपने से मतलब जैसे रह गया है। हम धनोपार्जन निमित्त यहाँ वहाँ भागते हुए नजर आते हैं। ऐसे समय में ऐसे निबंधों को रखकर उन्होंने मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने का एक सच्चा प्रयत्न किया है। तो बसंत आ गया में निबंधकार कहते हैं, कवि के आश्रम में रहता हूँ। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के पास रहकर उन्होंने जिन प्रकृति को देखा, अनुभव किया, इसलिए वो कहते हैं कि कवि के आश्रम में रहता हूँ, नितांत ठूंठ नहीं हूं, क्योंकि कवि के आश्रम में रहकर मैं ठूंठ नहीं हो सकता हूं। ज्यादा न पुष्प लदे हुए हो, ज्यादा मेरी प्रकृति न लहराई हो, लेकिन कुछ तो 2-4 पुष्प तो मुझ में लगे हुए होंगे। ये सहजता है उनकी। पर भाग्य प्रसन्न न हो तो कोई क्या करे। कई बार ऐसा होता है कि भाग्य प्रसन्न नहीं होता हम पर, ये उनका अपना एक दुख, लोगों के द्वारा उनके साथ जो व्यवहार हुआ, परिणाम स्वरूप उनका जो दुख रहा, सदा वो ऐसे अंदर से एक दुख, एक पीड़ा का सतत अनुभव करते रहे हैं। क्योंकि जो सच्चा मनुष्य चाहता है, जो सच्चे मनुष्य का साहचर्य चाहता है, ऐसा मनुष्य दुनिया में ऐसी जाति भेद, ऐसी कुंठा, संतरास, घुटन से भरे हुए लोगों को जब देखता है तो उसको बड़ा दर्द होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये दर्द उनके समाज या उनके आसपास के लोगों के द्वारा, ये आप जानते भी होंगे कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रहकर उन्होंने अपने ही लोगों के द्वारा जो गाली गलौज और ऐसे अनुभव जो किए हैं, वो पीड़ा आजन्म यानी सदा सदा उनके पास रही है। इसलिए वो 2-4 कचनार
कचनार वृक्ष इस हिंदी भवन में ही है, ऐसा कहकर उन्होंने 2 पेड़ों की बात कही है। एक अपने यहाँ, एक पड़ोस के पास, पड़ोस के घर के आगे है कचनार का पेड़, और उस पर इतने सारे फूल लदे हुए, और वो पेड़ है दुबला, और इस बार वो कहते हैं कि बड़ा अच्छा फूला हुआ दिखाई देता है पेड़, बड़ा अच्छा सुगठित पेड़ है, लेकिन एक भी पुष्प उस पर नजर नहीं आता। तो ये एक 2 पेड़ों को आधार बनाकर मनुष्य को वो अभिव्यक्त कर देते हैं। ये उनका अपना आत्मपरक ढंग है। उनके निबंधों की खास विशेषता है व्यंग्य विनोद। वो राजनीतिकों पर व्यंग करते हैं, आलोचकों पर व्यंग करते हैं, धर्म धुरंधरों पर व्यंग करते हैं। इन पर व्यंग करते हुए वो सही दिशा को दिखा देने का प्रयत्न करते हैं। उनके बहुतेरे निबंधों में व्यंग्य है। हर एक निबंध में 2-4 व्यंग्य तो ऐसे प्रभावक होंगे जो हृदय को वेध कर चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बरसों बी नामक एक उनका निबंध है, उसमें उन्होंने राजनीतिकों पर जो व्यंग किया है वो आपके सामने रख रहा हूं। राजनीतिक और देश की जो दशा है उस पर व्यंग है। मगर इस नीर भरी बदलियों को हो क्या गया है, नीर भरे बादलों को हो क्या गया है, कहां जा रही है ये, मुंह तो दिल्ली की ओर है, सब दिल्ली की ओर भागे जा रहे हैं। देखो, सब दिल्ली की ओर भागे जा रहे हैं, बादल भी आदमी भी। देखो, राजनीतिकों पर ये व्यंग, बादल भी आदमी भी। बादल एक और हो जाते हैं, आदमी सामने आ जाता है। ये राजनीतिकों पर, देश की दुर्दशा पर, देश की दशा पर ये व्यंग्य है। ये एक और व्यंग्य उनका है, क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है। आपको बताऊं, एक बार मैं खुद अंदर से अनुभव कर रहा था एक कविता पढ़ते हुए कि बहुत बहुत अच्छी कविता है। सारा अच्छा अनुभव करने लगा कि ओहो कितनी बढ़िया कविता है। पढ़ते पढ़ते थोड़ा आगे बढ़ा और मेरा पन्ना पलटा, बाकी के 2 पेज भी उसी कविता से भरे हुए थे और मैंने अपनी किताब बंद करके रख दी। यानी ये है साहित्य प्रेम, मनुष्य का यही है कवि प्रेम, मनुष्य का यही है पढ़ना। तो बिना पढ़े आलोचना करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बिना पढ़े प्रसन्नता का अनुभव करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। आजकल आलोचकों की बाढ़ निकल आई है। किसी भी प्रकार हमें आलोचना कर लेना है, अपने नाम 2-4 किताबें खड़ी कर लेना है। उन आलोचकों पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सीधा प्रहार किया है। वो क्या आपने मेरी रचना पढ़ी है नामक निबंध में कहते हैं, आसमान में निरंतर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है, व्यर्थ मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है। और मैं निश्चित जानता हूं कि रहस्यवादी आलोचना लिखना कुछ हंसी खेल नहीं है। रहस्यवादी आलोचना लिखना हंसी खेल नहीं है। पुस्तक को छुआ तक नहीं और आलोचना ऐसी लिखी त्रैलोक के विकंपित। पुस्तक को छुआ नहीं और आलोचना ऐसी लिखी त्रैलोक के विकंपित। एक और कहते हैं कि मनुष्य प्रशंसा के पुल बांध देता है अपनी आलोचना के द्वारा। दूसरी ओर देखते हैं कि इतना व्यंग कर देता है, इतनी टिकाएं कर देता है बिना पढ़े। जिसके प्रति आत्मीयता है, जिसकी प्रशंसा में कुछ कहना चाहता है या अपना काम निकालना चाहता है, अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहता है मनुष्य, तो उनकी प्रशंसा बढ़ चढ़कर इतनी कर लेता है कि वो खुश हो जाते, जबकि वो अपना विरोधी है और अपना दोषी है। तो ऐसे व्यक्ति की किताब या पुस्तक की आलोचना करने बैठ जाता है तो उनको तोड़ कर रख देता है बिना पढ़े। ऐसे आलोचकों पर इन्होंने व्यंग किया है। सच्चा आलोचक वो है कि जो सही तटस्थ दृष्टि से उस किताब को देखता है, उसे पढ़ता है और तटस्थ दृष्टिकोण के साथ, तटस्थ विचार के साथ उनको अभिव्यक्त करता है, अच्छा भी बुरा भी। ये सच्चे आलोचक का धर्म है और सच्चे आलोचक का धर्म हम भूल चुके हैं, हमारे आज के आलोचक भूल चुके हैं। ऐसे सच्चे आलोचक खोजने पर कुछ मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ऐसे ही आलोचक रहे हैं कि जो समाज को अच्छा लगने के लिए या लगाने के लिए ही कुछ कह लेते हैं, या मान लो कि किसी का व्यंग करने के लिए ही अपनी बात रख लेते हैं। ऐसे आलोचकों पर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने व्यंग किया और उस समय भी ऐसे आलोचक रहे थे कि जो चापलूस आलोचक थे। ऐसे चापलूस आलोचकों पर व्यंग करना उनका इस निबंध के द्वारा प्रमुख कारण या आधार रहा है। कहते त्रैलोक के विकंपित हो जाए उनकी बात से, पर क्या कम साधना है?
यह भी क्या कम साधना है? ऐसा करना भी क्या कोई सरल है? ये बड़ा व्यंग है उनका। पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता, उन्होंने कहा पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता, आलोचना करने वाला पढ़ता नहीं। यह तो उचित नाता है। पढ़ने वाला जो आलोचना नहीं करता और आलोचना करने वाला पढ़ता नहीं है, ये उचित नाता है। यानी आलोचकों ने अपना धर्म छोड़ा है, इसीलिए उनको ये कहना पड़ा है। सही रूप में तो उन्होंने भी आलोचना तो की है, और फिर भी अपने आप पर ऐसा व्यंग करना कोई सरल बात है? दुनिया के सामने आलोचकों की बात करते हुए अपने आप को रखने का ये सबल प्रयत्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का रहा है। लेकिन हम उनकी आलोचना में देखते हैं, खास करके हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी भाषा, और ये जो उन्होंने कबीर नामक जो कृति लिखी, कबीर में आधी किताब तो उनकी विवेचना है, और कबीर के संस्कृति परक धर्म को उन्होंने जिस शक्ति के साथ हमारे सामने रखा है, उसे देखते हुए हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतना ज्ञान एक साथ कैसे उभर कर आया है, इतना ज्ञान एक साथ उभर कर हमारे सामने कैसे आया है, और भाषा भी इतनी संजीत ढंग से हम तक पहुंचती है। एक भी शब्द ज्यादा नहीं, एक भी शब्द कम नहीं, और प्रत्येक शब्द उचित जगह पर। ये उनका आलोचक धर्म है, या ये एक आलोचक के रूप में हमारे सामने है। तो ऐसे श्रेष्ठ आलोचक ही आलोचकों की निंदा कर सकता है, यानी वो भी अपने आप को उसमें शामिल करते हुए। इसलिए उन्होंने कहा अच्छा पढ़ने वाला आलोचना नहीं करता और आलोचना करने वाला पढ़ता नहीं है। ये समाज के आलोचकों पर व्यंग है, ये साहित्य के आलोचकों पर व्यंग है। उन्होंने देवदारू में एक घटना का उल्लेख किया है, हास्य परक व्यंग्य को प्रस्तुत करते हुए, कि हमारे गांव में एक पंडित जी थे जिनको भूत भगावन कहते हैं, और उनके मुंह से फचाफच जो वाणी निकल जाती थी, सामने वाला आदमी मुंह पहुंचता हुआ रह जाए, ऐसा व्यंग करते हुए देवदारू को उन्होंने एक देवदारू की छड़ी को माध्यम भी बनाया है, और देवदारू को एक प्रतीक बनाना भी उन्होंने चाहा है। हम उनके प्रकृति परक जब दृष्टिकोण को देखते हैं, तो उन्होंने इन पेड़ों को, वो देवदारू रहा हो, अशोक के फूल रहा हो, कुटज रहा हो, ये सारे पेड़ों को उन्होंने, उन सारे पुष्पों को हमारे सामने रखकर समाज के लिए एक उद्देशित किया है। कुटज नामक निबंध में कुटज को ठीगना सा एक वृक्ष उन्होंने कहा है, और ये जो ठीगना सा जो वृक्ष है, वह वृक्ष कैसे इन गर्मी के दिनों में भी अपनी छाती चौड़ी किए हुए सामने खड़ा रहता है, और कैसे अपनी शक्ति के साथ खड़ा रहता है, और समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण या नया उद्देश्य दे जाता है। ये उनके निबंधकार का श्रेष्ठत्व है। ऐसा भी कह लेते हैं कि ये, कई लोग तो आश्चर्यचकित होते हैं कि जो वनस्पति शास्त्री जो है, वनस्पति के जानकार जो लोग हैं, वो जो विशेषताओं का चित्रण नहीं कर पाए हैं, ऐसा चित्रण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है उन वनस्पति का। हमें ऐसा लगता है उनके पास कितना प्रगाढ़ ज्ञान रहा होगा। भाषा उनकी संस्कृतमय भाषा है, संस्कृत के विद्वान रहे हैं, और संस्कृतमयी हिंदी को उन्होंने रखा है। मैंने उनके निबंधों को पढ़ते हुए यही पाया है कि अंग्रेजी के युग में रहते हुए भी, अंग्रेजों के राज्य में रहते हुए भी, स्वतंत्रता के बाद भी अंग्रेजी के आधिपत्य को देखते हुए भी उन्होंने संस्कृत प्रधानता अपनी हिंदी साहित्य में कैसे रखी है। कहीं भी एक भी शब्द खोजने से नहीं मिलता। कहीं पर उन्होंने किसी शब्द को, अंग्रेजी शब्द को रखा है तो इन्वर्टेड कॉमा में रखकर उसकी व्याख्या करने का प्रयत्न करने के लिए रखा है। उनके पास अंग्रेजी का ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं है, बड़े जानकार होते हुए भी अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक सरोकार की जब बात करने जा रहे हैं, तब उन्होंने इस बात का बड़ा ख्याल रखा है। ये उनका भाषा सज्जता है, और शब्द के वो ऐसे शिल्पी है कि शब्द के साथ वो क्रीड़ा भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं। शब्द के द्वारा वो चिंतन को अभिव्यक्त भी कर सकते हैं, और शब्द के द्वारा अपने हृदय को खोल भी सकते हैं, जिसके माध्यम से उनके हृदय तक लोग पहुंच पाते हैं। वो समाज के हृदय को भी शब्द के माध्यम से ऐसे खोल देते हैं,
उनकी 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 भाषा में प्रतीक भी आते हैं, उनकी भाषा में संकेत भी आते हैं, उनकी भाषा में व्यंजना भी है, शब्द शक्तियाँ प्रभावक हैं, और वो जो गुण भी है, जीवन की सच्ची सार्थकता को अभिव्यक्त करने में उनकी भाषा उपयोगी सिद्ध हुई है। कूटज का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। कूटज अर्थात जो कूट से पैदा हुआ हो, कूट गड़े को भी कहते हैं, गढ़ घर को भी कहते हैं। कूट अर्थात गड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त्य मुनि भी कूटज कहे जाते हैं। कूटज जो एक पेड़ का नाम है, एक पुष्प का नाम है, और उसको उन्होंने कैसे विवेचित किया है, यानी एक शब्द को खेलना और एक शब्द के तह तक पहुंच जाना, उस शब्द की प्रकृति को अभिव्यक्त करना, वो शब्द कहाँ कहाँ किस किस व्यक्ति से कौन कौन से संदर्भों से जुड़ता है, उन सारे सारे अर्थों को ले आना और फिर अपनी बात को प्रस्तुत करना, इस निबंधकार की एक मूल्यवान विशेषता रही है। और एक विशेष उनका ये साहित्य के प्रति रुझान रहा है। निबंधकार के रूप में आचार्य प्रसाद द्विवेदी को हम इन सारे रूपों के माध्यम से देख सकते हैं। मित्रों, आपने इस विषय को जाना और इस विषय के जरिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी एक ललित निबंधकार के रूप में आप तक पहुंचे हैं, और मुझे इसका बड़ा आनंद है कि मैंने उनके सर्व को संक्षेप में रखने का एक स्तुत्य प्रयास, सामान्य प्रयास मैंने किया है। आप सबका आभार मानते हुए मैं अपनी बात को यहाँ रोक रहा हूँ। नमस्कार।